जी नमस्कार, आदब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मार्ग में। जी, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज की हम जैसे कि क्लास डेली करंट अफेयर क्लासेस लेकर आते हैं। और आज की क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है कि आज की क्लास में से 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, कर लो नंबर पक्के। तो जी हाँ, बिल्कुल नंबर पक्के ही करने वाली क्लास है। बिना बिल्कुल टाइम पास किए वन बाय वन क्वेश्चंस की डिटेल और क्वेश्चंस को जानेंगे हम। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ आज के एक लास्ट में वीडियो के अंत में एक सरप्राइज भी है आप सभी लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज हम उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है ये क्लास करंट अफेयर की। चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का या डिफेंस का हो। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ किए करते हैं आज की अपनी क्लास की शुरुआत। 8 मई 2024 की ये क्लास चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जी चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनीता विलियमसन अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वे कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं? ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इससे पहले थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं। देखिए, सुनीता विलियमसन जो है ये भारतीय मूल की महिला है। सुनीता विलियम जो है भारतीय मूल की महिला है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना होंगी। इससे पहले की अगर मैं बात करूं, ये कितनी बार अंतरिक्ष में इससे पहले यात्रा कर चुकी हैं, तो ये 2 बार यात्रा कर चुकी हैं, 2006 में भी और इसके साथ साथ 2012 में भी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और इन्होंने कितने टोटल 322 दिन, ठीक है, 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। ठीक है, याद रहेगा। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है इन्होंने। तो इन्होंने फ्लोरिडा के कैंप कैनावेरल से, ठीक है, और इनके साथी कौन है? तो वे हैं बुलमोर। साथी बुच बिलमोर, बुच बिलमोर। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इनका नाम भी। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे कि पहले एक बार 2006 में और एक बार 2012 में। तो ये इससे पहले इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कितनी बार यात्रा कर चुकी हैं। ठीक है, तो ये 2 बार ऑलरेडी इससे पहले यात्रा कर चुकी हैं और ये मुख्य पायलट के तौर पर भी जाने वाली हैं। ठीक है, चलिए फ्लोरिडा फ्लोरिडा से कितने दिन की यात्रा है इनकी? तो टोटल 8 दिन की, यानी कि 8 डेज की यात्रा है। कब वापस आएंगी? तो ये 15 मई 2024 को वापस आएंगी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये डिटेल जो है समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मैंने इसमें डिटेल इस तरह से भी लिखी है, ये भी पढ़ सकते हैं। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता, है ना, सुनीता विलियमसन बॉयड स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, है ना। बोइंग का स्टारलाइनर फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगी। 58 वर्ष की हैं ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 58 वर्ष की है ये विलियमसन के साथ, है ना, बुच बिलमोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे पहले 2006 और 12 में जा चुकी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको याद दिलाना है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था? मेरे को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट टाइम रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था? तो ये 8 मई 1948 को मनाया गया था। ठीक है, चलिए, हालांकि 1946 को ही द्वितीय विश्व युद्ध के जो दौरान लागू किया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो मनाया था तो 8 मई 1948 को। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, रेड क्रॉस स्वयं सेवक और कर्मचारियों के समर्पण के साहस को पहचानने के लिए 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो किसके उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके बर्थ एनिवर्सरी पर या जयंती पर? तो ये डूनेट हेनरी डूनेट के
ठीक है, जयंती पर, हेनरी डूनेट की जयंती पर मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक हैं और हेनरी डूनेट भी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज को। 23 में रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या था? 2023 का थीम क्या था? ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे 2023 का थीम क्या था। 2023 का थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, सॉरी, हार्ट। चलिए, अगर मैं बात करूं 2024 का थीम क्या है इसका, तो 2024 का थीम क्या हो जाएगा? 2024 का थीम हो जाएगा आई गेव द जॉय। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आई गेव द जॉय एंड द जॉय आई गिव इज a reward, a reward। ठीक है, मैं खुशी से देता हूं और जो मैं खुशी से देता हूं वह एक पुरस्कार है। ठीक है, 2024 का ये रेड क्रॉस का थीम है। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ जैसे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस में मनाया जाता है 7 मई को। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स डे। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 7 मई को। अगर मैं बात करूं 15 मई को, तो 15 मई को कौन सा? विश्व परिवार दिवस। ये कौन सा है? तो विश्व परिवार दिवस। ठीक है, अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं 12 मई को, तो आप मुझे फटाफट बताएंगे 12 मई को क्या मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय, ये आई थिंक सभी को पता होगा। ठीक है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे। ठीक है, चलिए, तो याद रहेंगे 8 मई को रेड क्रॉस दिवस किसके उसमें मनाया जाता था? हेनरी डोनेट के में। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन की डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ डिटेल हम जिसके जानेंगे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। पहली बात तो जान लेते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह जो है ये 7th नंबर के भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 7th नंबर राष्ट्रपति। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? ये 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो कब से कब तक थे? तो ये 25 जुलाई 1982 से लेकर 1987 तक। 25 जुलाई 1987। ठीक है, याद रहेंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट से पहले क्या थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गृह मंत्री भी थे, गृह मंत्री, और साथ ही साथ क्या थे? केंद्रीय मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछूं कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो जाकिर हुसैन थे, जो कि 3rd प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे हमारे, जाकिर। याद रखेंगे आप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाकिर हुसैन कौन से नंबर के हैं? तो ये 3rd नंबर के थे। ठीक है, 13 मई 1967 को, 13 मई 1967 से 1969 तक, 69 तक ये इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं इसके बात करूं तो ज्ञानी जैल सिंह पहले ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जो कि सिख धर्म के हैं। तो पहले सिख धर्म के राष्ट्रपति भी हैं ये। ठीक है, पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध किससे है? सिख धर्म से है। ठीक है, चलिए, इसके साथ साथ इसके याद भी रखेंगे ज्ञानी जैल सिंह सीएम भी रह चुके हैं पंजाब के।
सीएम ऑफ पंजाब कब रहे हैं? तो ये 1972 में, 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अच्छा, इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार याद रखेंगे आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या, है ना, इंदिरा गांधी की हत्या। और इसके साथ साथ रखेंगे 1984 में, 1984 में हुआ था सिख विरोधी दंगे। सिख विरोधी दंगे भी इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए, तो कब मनाया जाता है इनका जन्मदिन, जन्म दिवस? तो ये 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह इसके थोड़ा डिटेल लिख देते हैं। इनका जन्म जो है जर्नैल सिंह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर जैल सिंह रख लिया था। यानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से लेकर 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंटरनेशनल इलेक्शन, है ना, विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत के कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो जो हमारे यहाँ का इलेक्शन प्रोसेस है, कितने देशों को आमंत्रित किया है? तो ये 23 कंट्रीज को। ठीक है, मैंने इसमें डिटेल लिखा है। निर्वाचन आयोग ने देश में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम्स के तहत 23 देशों को चुनाव प्रबंधन निकायों को 75 अंतर्राष्ट्रीय अंगुत्तर निकायों को आमंत्रित किया है। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्य भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणाली से परिचित कराना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणाली, ठीक है, से परिचित कराना उद्देश्य है। ठीक है, तो कितने देशों को बुलाया आमंत्रित? 23 देशों को। याद रहेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, कोशिश करा करो कि आप मेरे क्वेश्चन आंसर बताने से पहले ही कमेंट में या आप ऐसे बोल सकते हैं आंसर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में आगामी महिला T20 विश्व कप 2024 का कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। ठीक है, जो कि 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि 6 अक्टूबर को भारत जो है किसके साथ गेम खेलेगा? तो वो पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ठीक है, भारत की क्रिकेट महिला की जो टीम है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, 6 अक्टूबर को। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें डिटेल जाने अगर आईसीसी फीमेल T20 वर्ल्ड कप 2024, पहली बात तो ये है कि 2024 में तो कौन कर रहा है? बांग्लादेश कर ही रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आईसीसी फीमेल T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है बांग्लादेश। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और इसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे 2026 कौन करेगा? 2026 का आयोजन कौन करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड। कौन करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं आईसीसी फीमेल T20 वर्ल्ड कप सब सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6 बार। तो याद रखेंगे, 6 बार किसने जीता? सर्वाधिक बार किसने जीता है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप? 6 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं भारत ने कब जीता है? तो ये भारत ने जीता है 2016 में। ठीक है, इंग्लैंड ने भी 1 बार जीता है और इसके साथ साथ वेस्ट इंडीज ने भी 1 बार जीता है। याद रहेंगे। ठीक है, अच्छा, भारत ने जब 2016 में आईसीसी T20 महिला विश्व कप जीता था तो इसकी विजेता टीम तो भारत हो गई, है ना। विजेता, उप विजेता कौन थे?
उपविजेता कौन थे? तो ये थे वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज उपविजेता रही है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, नेशनल याद रखेंगे, नेशनल। तो ऑप्शन नंबर ए कैटरीना, ऑप्शन नंबर बी करीना कपूर, बी ऑप्शन नंबर सी प्रियंका चोपड़ा, या ऑप्शन नंबर डी अनुष्का शर्मा। तो जैसे कि आप पीएनजी भी देख के समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान। ठीक है, तो बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर भी काम किया है। अगर हम थोड़ा सा यूनिसेफ के बारे में जानें तो यूनिसेफ का काम क्या है, तो यूनिसेफ को प्रत्येक बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का, और 190 प्लस देश शामिल है इसमें, प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा इसका, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगर मैं इसकी चेयरपर्सन की बात करूँ, चेयरमैन कौन हो जाएंगे इसके, चेयरमैन हो जाएंगे कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए नागेश कपूर, ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर जी मनोज पांडा, ऑप्शन डी राधा कृष्ण हरि कुमार। ठीक है, तो आप सभी याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए नागेश कपूर जो है इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनिल चौहान जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन है ये। चलो CDS अनिल चौहान हो जाएंगे। ठीक है, मनोज पांडा और आर हरि कुमार, आप मुझे दोनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये किसके अध्यक्ष रह चुके हैं या किसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एयर मार्शल नागेश कपूर 1 मई 2024 को प्रशिक्षण कमान, है ना, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सभी दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने ही। अच्छा, तो अमेठी जिला है उत्तर प्रदेश में, अमेठी है, तो उसमें 8 शहरों के नाम बदले जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम चेंज होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश से लोकसभा, अमेठी लोकसभा सीट से कौन है, तो श्रीमती स्मृति ईरानी लोकसभा सीट से हैं यहाँ पे, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। ठीक है, यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में नाम लिख देता हूँ, 8 के 8 शहर की, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन में एक ऐसे नाम आ सकता है जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे पहला नाम लिख सकते हैं आप फुर्सतगंज, फुर्सतगंज। फुर्सतगंज का नाम बदल के क्या किया गया है, तपेश्वर नाथ धाम। क्या कर दिया गया है, तपेश्वर नाथ धाम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नाम क्या है, दूसरा है बानी। बानी, बानी का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो बानी का नाम बदल के रखा है स्वामी परमहंस, स्वामी परमहंस। ठीक है, और 3 की अगर हम बात करें तो जैसे अकबरगंज है, अकबर, अकबरगंज, अकबरगंज, तो इसका नाम रखा है माँ कालीकन धाम, माँ कालीकन धाम। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। तो और नंबर 4 हो जाएगा आपका कसीमपुर हल्ट, कसीमपुर हल्ट। कसीमपुर हल्ट का नाम बदल कर क्या रखा है, जायस सिटी। क्या रखा है, जायस
सिटी, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 की अगर हम बात करें, नंबर 5 पे क्या आ जाएगा, जायस शहर है एक, जायस शहर। जायस शहर का नाम बदल कर क्या रखा है, गुरु गोरखनाथ धाम। क्या रखा है, गुरु गोरखनाथ धाम, गुरु गोरखनाथ धाम, ठीक है। नंबर 6 पे क्या आ जाएगा आपका, नंबर 6 की अगर हम बात करें, निहालगढ़। निहालगढ़ का नाम बदल कर क्या रखा है, तो आप सभी बताएंगे, महाराजा बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, मिसरौली, अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो नंबर 7 पे क्या आ जाएगा, मिसरौली, मिसरौली। मिसरौली का नाम बदल कर क्या रखा है, माँ कालीकन धाम, कालीकन धाम। नंबर अगर 8 की बात करें तो नंबर 8 पे क्या हो जाएगा, वाइसगंज, वाइसगंज सॉरी, ठीक है, वाइसगंज, ठीक है। वाइसगंज का नाम बदल कर क्या रखा है, तो अमर शहीद, अमर शहीद, अमर शहीद भाले सुल्तान, भाले सुल्तान, ठीक है। तो ये कुछ 8 शहर हैं जिनके नाम बदलकर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेठी के चेंज किए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं किसी भी शहर, विलेज या स्टेशन का नाम बदलने के लिए प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया कैसे होती है कि किसी भी शहर या स्टेशन का नाम बदलना है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव देता है। प्रस्ताव वहां से पारित होने के बाद जाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय देता है 3 अलग अलग विभाग को, जैसे भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है, जैसे भारतीय डाक विभाग है, और इसके साथ साथ जैसे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ठीक है। तो अगर इनकी संतुष्टि होने के बाद जैसे यहाँ से पारित होता है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय फिर राज्य सरकार को वही भेजता है, ठीक है। उसके बाद ये नाम परिवर्तन किए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ भारतीय संविधान में किसी भी स्टेट का नाम चेंज की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, तो इसमें है आर्टिकल 3 में है, ठीक है, राज्य सरकार, ठीक है, किसी भी स्टेट का नाम परिवर्तन करने की, ठीक है, नेम चेंज करने के लिए हमारे पास आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 3 है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अगर मैं रिसेंट की बात करूं 2018 में, जैसे 15 दिसंबर 2018 को इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रखा था, इलाहाबाद का नाम बदल के रखा था प्रयागराज, ठीक है। और मैं बात करूं 2021 की, जैसे 2021 में एमपी का शहर, एमपी में ठीक है औरंगाबाद, इसका नाम क्या रखा था, होशंगाबाद का नाम बदल के रखा था नर्मदापुरम, ठीक है। परिवर्तन नाम आते हैं, और यूपी के, स्पेशल यूपी के एग्जाम्स में तो 100% पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। जैसे 2022 में नाम परिवर्तन हुआ एक, एमपी का ही है ये भी, बावई, ठीक है, बावई का नाम रखा है माखन नगर। क्या नाम रखा है, माखन नगर। किसके नाम पर है ये, तो ये माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर है। किसके, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर इनका जन्म स्थल है ये, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन की डिटेल दोनों बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक एक करके आपको इनको 8 के 8 को नोट कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सीएजी ने लेखा परीक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सीएजी जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, और जो नेपाल के ऑडिटर जनरल सर्वेक्षण परीक्षक लेखा परीक्षक संस्थान है,
दोनों ने आपसी जो विशेषताएं हैं वो आदान प्रदान करने के लिए, कुछ विशेषताएं आदान प्रदान करने के लिए अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के जैसे नेपाल के मुझे आप पीएम बताएंगे। नेपाल के पीएम कौन हो जाएंगे? पुष्पकमल दहल। ठीक है, याद रहेंगे, पुष्पकमल दहल। अगर मैं भारत के सीएजी की बात करूं, सीएजी, तो भारत के सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, सीएजी अपना रिजाइन किसे देता है या त्याग पत्र किसे देता है? ठीक है, तो वो भी राष्ट्रपति को ही देता है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सीएजी का कार्यकाल कितना माना जाता है? सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 ईयर होता है, या फिर 65 वर्ष, यानी कि 65 ईयर पूरे हो जाए, या फिर 65 वर्ष पूरे हो जाए किसी व्यक्ति के, या फिर 6 साल का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो सीएजी किन किन कार्यभारों को, जैसे भारत का संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, इन सभी का लेखा जोखा जो है सीएजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही सभी संचित निधि या भारत की जितने भी खर्च, विधानसभा जो भी लेखा परीक्षा हैं वह सभी सीएजी के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया भारतीय संचित निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है, ये सब। तो अभी इन दोनों के आपसी विशेषताओं को आदान प्रदान करने के लिए भारत और नेपाल ने अभी हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों की शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, कर्तव्य और शक्तियों से, कर्तव्य प्लस शक्तियों से। तो आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 जैसे मैंने लिखा है, संघ व राज्यों के लेखाओं से संबंध में भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों का अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में दिया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पॉलिटी का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के दौरान किस देश के पर्यटक मंत्रालय ने, है ना, कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया है? ठीक है, विच कंट्री मिनिस्टर ऑफ द टूरिज्म लॉन्च बाय द कूल समर ऑफ इंडिया कैंपेन ड्यूरिंग द अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यूएई, इंडिया या सऊदी अरब या ओमान। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया ने। किसके साथ इसने स्टार्ट किया है ये? तो दुबई ने। ठीक है, पर्यटक मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में प्रेस रिलीज में बताया कि पर्यटन मंत्रालय दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल 2024 में भाग लिया है। मंत्रालय ने पूरे वर्ष के दौरान भारत के एक समग्र कर्तव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया है। एक दूसरे कंट्रीज के कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कुछ अभियान चलाए जाते हैं, जो कि कूल समर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया है हाल ही में, दुबई में आयोजित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, भारत और घाना के बीच किस संयुक्त व्यापार समिति की बैठक संपन्न हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे ए सेकंड थी, थर्ड थी या फोर्थ थी या फिफ्थ थी, तो कौन सी बैठक थी ये? तो ये फोर्थ बैठक थी। चौथी बैठक थी कौन सी? तो ये चौथी बैठक थी। कुछ निर्णय भी लिए गए हैं, जैसे अभी मैंने आगे क्वेश्चंस में डाले हैं। तो घाना की राजधानी आप एक तो याद रखेंगे, घाना की राजधानी क्या है? अकारा। अकारा 2 से 3 मई को भारत और घाना के अधिकारियों के बीच संयुक्त व्यापार बैठक समिट बैठक में इस मामले में सहमति बनी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, याद रखेंगे, चौथी बैठक थी भारत और घाना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपाल की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों से किस प्रकार की वृद्धि दर्ज की गई है? नेपाल की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल राज्य से मिलती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे नंबर 1 पे आप याद रखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बाद आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आप याद रखेंगे बिहार। बिहार के बाद आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आप याद रखेंगे सिक्किम। याद रहेगा। तो कितने स्टेट हो गए? 3 और 2 5 स्टेट की सीमा मिलती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सबसे कम। मैं इसकी डिटेल लिखी है। भारत की आबादी में आबादी में वृद्धि पिछले दशक में 1% से कम रही है। 2011 और 2021 तक नेपाल की आबादी सिर्फ 27 लाख की बढ़ोतरी देखी गई है। टोटल ऑल ओवर 27 लैक्स की बढ़ोतरी। ठीक है, चलिए नेपाल संबंधित मैंने आपसे पूछा है भी, नेपाल के सीएम बताइए आप मुझे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में करा है। और इसके साथ साथ नेपाल की राजधानी आप बता सकते हैं मुझे। नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी काठमांडू। नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू। ठीक है, चलिए। और नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट की हाइट बता सकते हैं, ये आपका ये भी होमवर्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल मैड्रिड ने कौन सा खिताब जीता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट हो जाएगा, स्पेनिश लीग। स्पेनिश लीग जो है हमारा, अभी रियल मैड्रिड में कौन सा खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रियल मैड्रिड क्या है? रियल मैड्रिड एक कह सकते हैं फुटबॉल क्लब है। ठीक है, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है, जो कि कहाँ है? तो ये स्पेन में है। याद रहेगा। चलिए, फुल नेम है इसका रियल मैड्रिड क्लब डी फुटबॉल, पूरा नाम है इसका। ठीक है, चलिए। तो रियल मैड्रिड 2022 के बाद ला लीगा का पहला खिताब, सर्वाधिक खिताब भी इसने जीते हैं, आई थिंक 70 अधिक। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल कराऊंगा बाद में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कैसे लगी आपको क्लास?